CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 3 ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप कि आपने पहले की जो 2 क्लासेस हैं वो डेफिनेटली लगा ली होंगी। दिस इज़ द क्लास 3। तो अगर आपने नहीं वो क्लासेस देखी तो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक द प्लेलिस्ट लिंक, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आप वो प्लेलिस्ट का लिंक जब चेक करोगे तो आपको क्लास 1 मिल जाएगी। क्लास 1 वॉज ऑन डिन एंड क्लास 2 में हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट डायरेक्टर, resident director, women director and small shareholders director. I hope you go ahead and watch those videos as well, और आप particular topic wise भी videos को refer कर सकते हैं। आज हम एक ऐसा topic पढ़ेंगे जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं CS executive में। आई रिमेंबर व्हेनेवर आई हैव टॉट दिस टॉपिक, बच्चे हमेशा कहते हैं अरे मैम इससे बहुत डर लगता है, बट सच बोलूँ ये सबसे ईजी टॉपिक है। इट्स वेरी ईजी। एक बार अगर तुम्हें समझ आ गया ना ये क्या कह रहा है, तुम्हें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इन दिस टॉपिक। एंड ये न्यू और ओल्ड दोनों रेफर कर सकते हैं। सो गो अहेड, वॉच इट। और ये जो आपको नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, राइट? सो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट द वीडियो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। द वर्ड इंडिपेंडेंट, ऐसा क्यों? अच्छा, 1956 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही 2013 में आया। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब है कि इस डायरेक्टर का किसी से भी कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन्स? मैं हमेशा एक बात बच्चों को बोलती हूँ कि देखो, अगर हमारा किसी चीज़ में एक पैसे का भी इंटरेस्ट होता है ना, हम कभी भी उस चीज़ के बारे में बुरा नहीं बोलते, नेवर, बिकॉज हमें पता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। जितने भी बाकी के डायरेक्टर्स होते हैं उनकी सैलरी, उनकी रेम्युनरेशन, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं एसोसिएटेड होती हैं कंपनी के साथ, तो वो कभी भी कंपनी को बुरा नहीं बोलते, ठीक है? कि उन्हें पता है कि कंपनी डूब जाएगी तो वो भी डूब जाएंगे। सो इन द सेम वे हम कह सकते हैं कि वो टोटली ऑनेस्ट डिसीजंस नहीं देते, कहीं ना कहीं उनके फैसले जो हैं वो बायस्ड हो जाते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि यार ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लेकर के आओ जो कि इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उन्हें पता है कि भाई हमारा मॉनेटरी जितनी हमें रेम्युनरेशन मिलनी है वो हमें मिलेगी, उसके अलावा हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, यानी कि उनकी जो रेम्युनरेशन है, जो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, वो फिक्स्ड है। अदर देन दैट उनका कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उनका कोई रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई रिश्तेदार है, कोई नोन बंदा है, वो सब नहीं होना चाहिए, ताकि वो हमें बिल्कुल अनबायस्ड और बिल्कुल फेयर डिसीजंस दे सके। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बिल्कुल सही, बिल्कुल अनबायस्ड और बिल्कुल फेयर डिसीजन दे सके, इसीलिए हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। और ऑफ कोर्स जब हम 149 सबसेक्शन 6 पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। हाँ, इसके लिए 2 सेक्शंस या 2 सबसेक्शंस इंपॉर्टेंट है। एक है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 जो हमें बताता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? ये हमें बताता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता है। दूसरा है सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 की बाई चांस अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर देता है तो उसका डेक्लरेशन उसे खुद को ही देना पड़ता है 149 सबसेक्शन 7 में, 149 सबसेक्शन 7 में, राइट? ये 2 मेजर सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले कौन सी क्लास ऑफ कंपनीज में कितने कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और अदर सम एज मे बी प्रोवाइडेड वो होना चाहिए। एटलीस्ट 1/3 मतलब कम से कम 1/3 ज़रूर होने चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है? तो मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 11 है, ठीक है? तो 11 का 1/3 कितना हुआ? 11 का 1/3 हुआ 3.9 आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 पॉइंट समथिंग, राइट? सो 11 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट समथिंग पे जब हम आते हैं तो जब भी कोई फ्रैक्शन आ जाता है, जब भी कोई इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं, अब यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया ना, डिवाइड करके देखो, 3 3 9, ठीक है? नीचे 2 बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो दिस बिकेम 3 2/3, ऐसे करके वो मिक्स फ्रैक्शन बन गया है। 3 3 9 + 2 12, राइट? ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया। तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई चीज़ आती है तो हम उसे +1 कर देते हैं, या डेसिमल के बाद आती है तो +1 कर देते हैं। और खुदा के वास्ते यहाँ पे प्लीज़ वो फॉर्मूला मत लगाना 0.5 वाला। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं,
अगर 0.5 मान लो कि 2.4 आ गया, ठीक है, तो कहेंगे नहीं मैम 2 ही लेंगे क्योंकि ये तो 4 है। मैथ्स में तो हमने सीखा था कि 0.5 के बाद ही +1 करना है, तो ये यहाँ मैथ्स नहीं चलती, यहाँ हम इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स किसी के हाथ पैर तो लेके नहीं आ सकते भाई, पूरा इंसान ही हमें चाहिए, तो हम +1 कर देंगे। तो कहीं पे भी डेसिमल लग जाता है, कहीं पे भी फ्रैक्शन आता है, तो हम +1 कर देते हैं। तो एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में, एटलीस्ट कम से कम 1/3, इससे ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। तो ये लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का क्या कॉन्सेप्ट है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में अगर उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन्हें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं। यानी कि लिस्टेड में तो देखो कोई चीज हमें देखनी नहीं होती, लिस्टेड में सिर्फ नंबर है सीधा। लिस्टेड में आप देखोगे कहीं पे भी लिस्टेड कंपनी आती है, लिस्टेड में कहीं पे भी थ्रेशोल्ड नहीं होता, कहीं नहीं वो सीधा बोलेंगे लिस्टेड, दैट्स इट। लिस्टेड में थ्रेशोल्ड, क्योंकि लिस्टेड जो है उसमें इतना लोगों का पैसा इन्वॉल्व होता है, यू नो इट इज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पे थ्रेशोल्ड की जरूरत ही नहीं है। वहां पे हम ये मानते हैं कि इन्होंने तो जी रिपोर्टिंग करनी ही करनी है। अनलिस्टेड वाली कौन सी है? जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स जो हैं वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इन केसेस में हमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए। इन केसेस में हमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि इन केसेस में हमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो चाहिए, ठीक है। हाउएवर द फॉलोइंग क्लासेस, हाउएवर कौन से इनमें कवर नहीं होते? जॉइंट वेंचर इनमें कवर नहीं होता, होली ओन्ड सब्सिडरी इनमें कवर नहीं होती, और डोरमेंट कंपनी भी इनमें कवर नहीं होती। मतलब ये देखो ना, इन लोगों में क्या है, अगर होली ओन्ड सब्सिडरी है तो जो पेरेंट कंपनी कर रही है उससे चल जाता है, जॉइंट वेंचर में जरूरत नहीं होती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, और डोरमेंट कंपनी जहां काम ही नहीं हो रहा वहां बेचारा क्या करेगा, राइट। सो ऑल एंड ऑल एज पर कंपनीज एक्ट ये चीज आपने याद रखनी है सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। ये देखो डिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में क्या चीज़ याद रखनी है, ये देखो 2 चीज़ें हो गई। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप ये देखो कि जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है, ठीक है, जो लिस्टेड पब्लिक कंपनीज है उन सब ने इसको फॉलो करना है, ठीक है, उन सब ने इसे फॉलो करना है। और सीधा सीधा है कि 1/3, एटलीस्ट 1/3 या उससे ज़्यादा आप रख सकते हो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। हमेशा ये बात याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का 1/3। उसके बाद जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज बच जाती हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो बच जाती हैं, इन केसेस में क्या करना है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जो बच जाती हैं, इन केसेस में क्या करना है? इनमें आपने देखना है सबसे पहले कि इनका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, इनकी टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और इनके आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स जो हैं वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इनमें आपने एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं, इनमें आपने एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखने हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक समरी है। और इन अनलिस्टेड कंपनी में एक्सक्लूड क्या क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इन अनलिस्टेड कंपनी में से हम एक्सक्लूड कर देते हैं जॉइंट वेंचर्स, इसमें नहीं आते, होली ओन्ड सब्सिडरीज इसमें नहीं आती, होली ओन्ड सब्सिडरी इसमें नहीं आती, एंड लास्टली डोरमेंट कंपनी इसमें नहीं आती, राइट, डोरमेंट कंपनी भी इसमें नहीं आती। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। जॉइंट वेंचर इसमें नहीं आएगा, होली ओन्ड सब्सिडरी इसमें नहीं आएगी, और डोरमेंट कंपनी भी जो है इसमें नहीं आएगी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कंपनीज एक्ट कहता है, राइट, लेट मी रिपीट इट फॉर यू। ये कंपनीज एक्ट कहता है
कि ऐसे ऐसे आपने चीज़ें करनी है। कंपनीज एक्ट 2013 कि अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, एटलीस्ट इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छे, लेकिन कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी वो आता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, लोन्स जो है वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ये 3 चीज़ें आती हैं। अगर इन तीनों में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉल करती है तो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखनी है। एंड दिस ऑल्सो एक्सक्लूड्स जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड डोरमेंट कंपनी। ये 3 चीज़ें जो है एक्सक्लूड हो जाएंगी। ये बात आपने याद रखनी है। ये चार्ट बहुत रेलिवेंट है, आपके स्टडी मटेरियल से ही मैंने पिक किया है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोनों में ना आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो बड़ा ईजिली कह देता है कि अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर, दैट इज इट। लेकिन सेबी थोड़ा और उसको रीडिफाइन करता है, राइट। यू विल सी हाउ। सेकेंडली, इट इज़ द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, लेकिन एग्रीगेट वाले में इज इक्वल टू वाला साइन नहीं आता। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, राइट। यानी कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ भी है तो जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अगर टर्नओवर 100 करोड़ भी है तो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले 2 थ्रेशोल्ड्स नहीं है और तीसरे में सिर्फ 50 करोड़ है तब आप नहीं रखोगे, 50 करोड़ से ज़्यादा है तो आप रखोगे। एक्चुअली द करेक्ट वर्ड ना यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, एक्चुअली इट इज़ नॉट विद इट इज़ एक्सीडिंग। they always use the word exceeding, outstanding loans so and so, if they are exceeding 50 crores, right। paid up share capital में equal to 10 करोड़ को भी हम अलाउ करते हैं, टर्नओवर में equal to 100 करोड़ को भी हम अलाउ करते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, डिपॉजिट, लोन्स में हमेशा exceeding 50 करोड़ को हम अलाउ करते हैं। यानी कि 50 करोड़ नहीं, वो 50 करोड़ से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट मैंने आपको अभी बता दिया, ये तीनों चीज़ें, इसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स, ये पोर्शन हमने पढ़ लिया। सेबी ने लिस्टेड के लिए LODR रेगुलेशंस में क्या बोला, उन्होंने बोला देखो अगर तो, अब इसमें भी कॉमन सेंस है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होता बेसिकली, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है, जो अपना पूरा ध्यान जो है वो इसी काम पे देता है। सो दैट इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सो भाई चेयरमैन इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जहाँ पे चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जहाँ पे चेयरमैन रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो हाफ होना चाहिए, और अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन वो प्रमोटर के साथ एसोसिएटेड है या किसी पोजिशन ऑफ बोर्ड के साथ एसोसिएटेड है तो भी हमें हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट चाहिए। इसके पीछे कॉमन सेंस ये होती है कि 1/3 इज 33.333% एंड हाफ इज 50%, राइट। तो एक चीज याद रखो, अगर चेयरमैन ही इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ही इज ऑल्सो लाइक someone who's not like fully employed, right, वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होता, तो काफ़ी हद तक वो इम्पार्शियल डिसीजंस देता है। तो अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 1/3 से भी काम चल जाएगा, यानी कि 33.333% भी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, जहाँ चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, या चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है लेकिन वो प्रमोटर भी है, या वो प्रमोटर के साथ रिलेटेड है, या वो किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेटेड है जो बोर्ड लेवल या बोर्ड से जस्ट 1 लेवल बिलो है। उस केस में हम उसे इंडिपेंडेंट नहीं समझते, तो उस केस में भी हमें हाफ बोर्ड इंडिपेंडेंट चाहिए। आई होप दैट यू फॉलोड द सिनेरियो। मैं खुद को रिपीट करती हूँ, यहाँ वो ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि अगर चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बोर्ड से काम चल जाएगा, लेकिन चेयरपर्सन अगर is not a regular non-executive director then half of the board shall be independent director। So if you see, यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, अब ध्यान से सुनना। अगर चेयरमैन जो है, ये चाय मैन लिखा हुआ है, अगर चेयरमैन जो है या चेयरपर्सन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो हमारे दिमाग में हम क्या सोच रहे हैं कि ये ऑलरेडी अनबाइज्ड डिसीजंस ले रहा है, ये ऑलरेडी जो है अच्छे डिसीजंस ले पा रहा है, तो हमें 1/3 बोर्ड इंडिपेंडेंट है, उससे चल जाएगा। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि चेयरमैन ही इंडिपेंडेंट नहीं है, चेयरमैन ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, या वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन उसके साथ साथ प्रमोटर है या प्रमोटर से लिंक्ड है या बोर्ड लेवल से लिंक्ड है, इन दैट केस हमें हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट चाहिए ही चाहिए। बस इसके पीछे इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली देन यू विल नेवर एवर गेट कंफ्यूज्ड इन इट, राइट।
अब आता है मेन बात कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अदर दैन एमडी और डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर। बिल्कुल, ना तो वो एमडी है, ना तो वो डब्ल्यूटीडी है, और ना ही वो नॉमिनी डायरेक्टर है। ठीक है, जिसका कोई भी बेसिकली जिसका कोई भी पिक्यूनरी इंटरेस्ट या पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है, जो मैंने बिल्कुल आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जिसका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। राइट, पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। तो मैं रिपीट करती हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहले याद रखना है, एमडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता, डब्ल्यूटीडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता, नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता। ये वो पर्सन है जिसका कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है, कोई मटेरियल इंटरेस्ट नहीं है, कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब तुम्हें ना ये चीज में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताती हूँ। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की डेफिनेशन है वन हु इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैंने आपको बता दिया कि कौन होते हैं, उससे ऑपोजिट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इट्स नॉट ट्रू। वी से ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, बट ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जरूरी नहीं कि सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। दैट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। ठीक है, ये कुछ एक दो चीजें जो आपने याद रखनी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। इफ आई रिपीट माई सेल्फ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, जो एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। वीडियो देख रहे हो, अपने मन में बोलो या ऊंचा ऊंचा बोलो, एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है, नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है। राइट। नंबर 2, उसका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है, उसका कोई मटीरियल रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ। और तीसरा, वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द एक्ट ही कहता है क्राइटेरिया फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है, विच इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड। राइट, सबसे पहले वो पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे जो हमारे अकॉर्डिंग पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी है एंड पोजेसेस रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी है और जिसमें रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज भी है और एक्सपीरियंस भी है। इसमें मैं एक चीज तुम्हें बताती हूँ, इंटेग्रिटी क्या होता है। तुम सीसेट में ये वर्ड जरूर पढ़ के आए होगे, जब एथिक्स पढ़ाते हैं तब हम ये वर्ड पढ़ाते हैं। कहते हैं एक ऐसा इंसान चुनो, या वो कौन सी क्वालिटी होती है जब हम कहते हैं कि वो इंसान वो तब भी सही करता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता। वो इंसान तब भी सही स्टेप लेता है जब उसे कोई नहीं देख रहा, क्योंकि उसे लग रहा है मैं गलत नहीं कर सकता, या ऑन द अदर हैंड कि मेरा भगवान मुझे देख रहा है। राइट। सो वो पर्सन कौन होता है, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। ऐसे बंदे को हम पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी कहते हैं जो तब भी सही करता है जब कोई नहीं देखता। वो दिखावे के लिए चीजें नहीं करता, वो रियल में करता है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन के लिए हम एक ऐसे पर्सन को चूज करते हैं जिसमें नंबर 1 इंटीग्रिटी है। ठीक है, अपना एक वजूद है, उसकी कोई अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छी रेप्यूटेशन है, एंड ऑफ कोर्स उसको उसके पास इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज है। वो तो है ही, जो जिस चीज के लिए हमें रिक्वायर्ड है वो इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस है। ये 3 बातें सबसे पहले आएंगी। इंटीग्रिटी है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज, ही शैल नॉट बी अ प्रमोटर और रिलेटेड टू प्रमोटर। वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अब जब भी हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं ना, हम अकेली कंपनी की बात नहीं करते, कंपनी के साथ उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी एसोसिएट, तीनों की बात करते हैं। ठीक है, तो ना होल्डिंग, ना सब्सिडरी, ना एसोसिएट, तीनों में से वो किसी में भी जो है वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए या रिलेटेड टू प्रमोटर नहीं होना चाहिए। राइट। पहली 2 चीजें बिल्कुल सिंपल हैं, जो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ आ जाएंगी। ये मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ, यहां देखो ध्यान से। राइट, जस्ट पे अटेंशन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपके पास कॉपी पेन है या कुछ भी कॉपी पेन मेंटेन करते हो तो ब्रिंग इट टिल आई एम ऑल्सो ओपनिंग द वर्ड फाइल। आप अपना कॉपी पेन जो है वो अरेंज कर लो सो दैट वी कैन डू द प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है। इंडिपेंडेंट साथ साथ में बनाते जाओगे चार्ट तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वही बेस्ट है एक्चुअली। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ही इज नॉट अ एमडी, डब्ल्यूटीडी और नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, वो एमडी नहीं है, वो डब्ल्यूटीडी नहीं है और वो नॉमिनी
डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, वो एमडी नहीं है, वो डब्ल्यूटीडी नहीं है और वो नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ही इज नॉट एमडी, नॉट डब्ल्यूटीडी एंड उसका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ, नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप, उसका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है कंपनी के साथ, सो नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप। ये दो चीजें हो गई, नॉट अ एमडी, डब्ल्यूटीडी, नॉमिनी डायरेक्टर एंड नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप। ये दो बातें जो है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, नॉट अ एमडी, डब्ल्यूटीडी, नॉमिनी डायरेक्टर, नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप। एंड ऑल्सो तो हम ये कह सकते हैं दैट ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ही इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। हम ये जो चीजें हैं ये कह सकते हैं, ये 3 चीजें जो है आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद सबसे एसेंशियल सेक्शन शुरू होता है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। ये सेक्शन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो सबसे ज्यादा डरावना लगता है बच्चों को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट, ये मैं आपको हैंड रिटन फाइल दे भी दूंगी, लेकिन आई वुड टेल यू कि अगर आपके पास कॉपी पेन पास में पड़ा है तो खुद से लिखोगे तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, जो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है, जिसमें इंटीग्रिटी है नंबर 1, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज है नंबर 2, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज है एंड एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये 3 चीजें जो है हम जरूर देखते हैं कि उस पर्सन में इंटीग्रिटी है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज है और एक्सपीरियंस है। इंटीग्रिटी है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज है एंड एक्सपीरियंस है। सेकेंड में हम देखेंगे नॉट अ प्रमोटर और रिलेटेड टू अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, नॉट अ रिलेटेड प्रमोटर और रिलेटेड टू प्रमोटर ऑफ, किससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कंपनी और फर्दर कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, मतलब किसी भी तरीके से लिंकेज होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। ही इज नॉट अ प्रमोटर और ना ही वो रिलेटेड होना चाहिए। ये दो तो बहुत सिंपल है। अब थोड़ा ट्रिकी पोर्शन शुरू होता है, जरा ध्यान से सुनना। अब जो सी पार्ट है वो क्या कहता है, कहते हैं ये जो इंडिविजुअल है ना उसका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन रेम्युनरेशन। नंबर 1, उसकी रेम्युनरेशन हम डिस्कस करेंगे, रेम्युनरेशन के अलावा उसका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए एज सच डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शन। देखो या तो वो, लेकिन पता क्या है कंपनी लॉ में एक चीज तुम देखोगे कि पहले बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर थोड़ा सा दे देंगे चल ठीक है इतना होगा तो चलेगा, बिकॉज हम बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते, राइट। वी हैव टू गिव दैट अ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, जिससे चीजें थोड़ी सी एडजस्ट हो जाए, राइट। तो पहले तो हमने बोला कि कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन रेम्युनरेशन, लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस हैं तो 10% से ज्यादा के इनकम की ट्रांजैक्शंस जो है वो नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों में। सी पार्ट, here we are talking about C part। C part क्या कहता है, पहले तो उसने बोला नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप, ठीक है, कोई मटेरियल कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप, बेसिकली पिक्यूनरी इज लाइक मटेरियल और मॉनेटरी रिलेशनशिप अदर देन रेम्युनरेशन नहीं होनी चाहिए, अदर देन रेम्युनरेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन है भी तो ट्रांजैक्शन कितना अलाउड है, ट्रांजैक्शन कितनी अलाउड है, ट्रांजैक्शन अलाउड है नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टोटल इनकम। उसकी जितनी भी टोटल इनकम है उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, ड्यूरिंग 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कंपनी से 5 लाख का रेम्युनरेशन ले रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंपनी से उसकी टोटल इनकम 5 लाख है, तो इसका 10% जितना अलाउड है, राइट, 5 लाख का अगर वो इनकम ले रही है तो इसके 10% जितना यानी कि 50,000 जितनी ट्रांजैक्शंस अलाउड है, 50,000 या उससे कम की ट्रांजैक्शंस जो है अलाउड है, उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। पहले हमने बोला कि पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए अदर देन रेम्युनरेशन, लेकिन जो अगर ट्रांजैक्शंस हैं तो टोटल इनकम के 10% तक अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है, ठीक है। टोटल इनकम के 10% तक अलाउड है, उसके बाद जो है अलाउड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे 2 सेक्शंस आएंगे, डी एंड ई।
दोनों को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना व्हाट आई एम गोइंग टू से। अगर तुमने ये दोनों सबसेक्शंस में, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से 10-15 मिनट जितना भी मैं लूंगी, इसको अगर सुन लोगे ना, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। ध्यान से सुनना। सबसे पहले याद रखना है, डी सेक्शन सिर्फ रिलेटिव्स का है और ई में वो खुद भी आएगा। यहां पे हम सिर्फ उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो जो बनने वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके रिश्तेदारों की बात करेंगे। ई में हम उसकी भी बात करेंगे और उसके रिश्तेदारों की बात भी करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नंबर 1, डी में, डी सबसेक्शन में हम सिर्फ उसके रिलेटिव्स की बात करते हैं, ई में हम उसकी भी बात करते हैं, उसके रिलेटिव्स की बात भी करते हैं। डी सबसेक्शन में हम हर एक पॉइंटर में पिछले 2 सालों का वेरवा लेते हैं, ठीक है। पिछले 2 सालों का हम कॉन्सेप्ट उठाते हैं कि पिछले 2 सालों में ऐसा ना हो, पिछले 2 सालों में ऐसा ना हो। लेकिन ई में हम पिछले 3 सालों की बात करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो बंदा खुद भी आ जाएगा ना, तो हम उसे एसोसिएट करते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड के साथ। उसके टेन्योर, उसके 2 टर्म्स के बाद जो 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसका लिंकेज बनता है सबसेक्शन ई से, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सबसेक्शन डी सबसे पहले याद रखना है उसके रिलेटिव्स के लिए। तो रिलेटिव्स क्या क्या नहीं कर सकते? सबसे पहली चीज, रिलेटिव्स ने कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी इंटरेस्ट होल्ड नहीं किया होना चाहिए कंपनी का, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, पिछले 2 सालों में, ठीक है। पिछले 2 सालों में कंपनी का, एसोसिएट का, सब्सिडरी का, होल्डिंग का कोई भी सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड नहीं किया होना चाहिए। नंबर 1 थिंग, राइट। सो बेसिकली आपने जो चीज़ याद रखनी है, डी में रिलेटिव्स आते हैं, ई में वो खुद भी आता है और रिलेटिव्स भी आते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि रिलेटिव्स ने ना तो कोई सिक्योरिटी होल्ड करनी है, ना कोई उनके पास इंटरेस्ट होना चाहिए पिछले 2 साल में। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थोड़ी देर बाद आपको अलाउंस मिल जाती है। तो फिर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर रिलेटिव ने सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड किया है जिसका फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs है, तो चल जाएगा। 50 lakhs और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अगेन ऑफ द कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट, और सच हायर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, अब तो तुम्हें पता ही होगा कहाँ प्रिस्क्राइब्ड होता है, रूल्स में। सो हियर वी अंडरस्टैंड दैट नन ऑफ द रिलेटिव्स शुड होल्ड अ स्पेसिफिक amount of security or interest in the company. Firstly, they say no security or interest in last 2 immediately preceding financial years. But then they have allowed a certain sum, which is 50 lakhs or 2% of paid up share capital. Again, same of the company, holding, or subsidiary. So this is important. This subpart deals with only relatives. The first point is no security, no interest. The second point and third point is again related. The second point talks about that he's not indebted to the company, not to the company, holding, subsidiary, or even promoters or directors in excess of such amount that is prescribed. So that amount is already prescribed in rules. I'll show you where it's prescribed. And third is has given a guarantee or provided any security in connection with indebtedness of any third person. So now the concept stays the same. What you see, second and third. Second talks about indebtedness. Third talks about giving guarantee. The both shouldn't be there. The both shouldn't be there with the company, holding, subsidiary, or associate immediately, yet 2 immediately preceding financial years, right? So these, because both of the things are connected, so it will be helpful for you to remember. Indebtedness number 1 नहीं होनी चाहिए, secondly guarantee नहीं होनी चाहिए। इसका जो amount है
that is prescribed over here. Towards the end they also prescribe here. It is given how much the amount is. It is 50 lakhs. 50 lakhs. The amount is rupees 50 lakhs. It should not exceed 50 lakhs. Basically the upper limit is 50 lakhs, right? So indebtedness and guarantee इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, otherwise the independent director will not be assumed to be independent. So to make that person independent, his relative should not be indebted, should not have given the guarantee to the company in the last two preceding financial years for 50 lakhs to the company holding subsidiary associates. So this way you will remember it, right? This way you will definitely clearly remember it. To immediately preceding financial years, right? It's pretty simple. And last one, the fourth point says that has any other pecuniary transaction, or and apart from all this, all top three, if still he has any other pecuniary transaction, then it should be up to 2% or more. If it is more than 2% or more of its gross turnover or total income, or singly in combination with the transactions 1, 2 and 3. So it's very important कि 2% तक ही होना चाहिए. Any other pecuniary income that amounts to only 2%. 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 2% or more. How much of its gross turnover or total income, that is it, right? Amounting to 2% or more of it. मतलब this is coming from none of his relative, right? None of whose relative. Confuse मत होना इस language में कि अरे ये तो 2% और more कह रहा है, right? This is none of his relative, यानी कि 2% से ज़्यादा. इस सब के अलावा जो हमने पहले पढ़ लिया, the fourth says any other pecuniary transaction that should also be up to 2% of gross turnover or total income, right? It should be like that. That's it. तो ये चार चीज़ें आपने रिलेटिव्स के लिए याद रखनी है, राइट? अब रिलेटिव्स की बात ख़त्म होती है तो ई पॉइंट में हम रिलेटिव की भी बात करते हैं और उसकी खुद की भी बात करते हैं. यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वी टेक 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, बिकॉज उसे कूलिंग ऑफ पीरियड 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का मिलता है. तो सबसे पहले दे आर नॉट होल्डिंग एनी KMP पोजिशन फॉर लास्ट 3 years, KMP or employee, but provided the relative can be an employee, right? The restriction shall not employ, because इतनी दूर का अब तुम कैसे उसको estimate कर सकते हो बार बार. So E point is either himself or his relatives. तो ये इस तरीके से important है. इसमें सबसे पहला point आता है कि they shouldn't be KMP or employee of course company, associate, subsidiary, holding for 3 immediately preceding financial years, right? So I hope it is clear to you. This is the first point that is important. But yes, this restriction does not continues for the relative. So relative can be an employee basically. Relative can be an employee. Employee हो सकता है, employee में कोई दिक्कत नहीं, वो खुद नहीं होना चाहिए. Relative can be an employee but वो खुद नहीं होना चाहिए. That is important basically. KMP या employee नहीं होना चाहिए of the company itself, associate, subsidiary, holding for the last 3 immediately preceding financial years. Relative जो है वो employee हो सकता है. That is not a problem, right? In the same way, second says that he shouldn't be an employee, proprietor or partner. पिछले 3 सालों में किस में? सबसे पहले तो फर्म ऑफ ऑडिटर्स है, चाहे वो CS है, CMA है, CA है, वहाँ पे नहीं होना चाहिए. एंड किसी भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म में जिसका साथ हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो 10% से ज़्यादा है ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म. यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है. वो एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए.
ठीक है, for again 3 immediately preceding financial years. For first firm of auditors, basically they're talking about CAs, then CS, and then CMAs, right? All are auditors. Number 2, any legal or consulting firm, but here it comes only when any legal or consulting firm if the transaction exceeds 10% of gross turnover of such firm. अगर ग्रॉस टर्नओवर से ज़्यादा, ग्रॉस टर्नओवर का 10% से ज़्यादा इसी कंपनी की तरफ से जा रहा है, देन इन दैट केस यू कांट मेक सच पर्सन एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सो दिस नीड्स टू बी सीन. पिछले 3 सालों में ये पर्सन या इसका कोई रिश्तेदार एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं होना चाहिए किसी भी हमारे ऑडिटर फर्म में, चाहे वो CA की है, चाहे वो CS की है, चाहे वो CMA की है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट पॉइंट, राइट. वो ऑडिटर्स वाले में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, सो यू हैव टू टेक इट एज इट इज़, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है. सेकेंडली, लीगल या कंसल्टिंग फर्म. लीगल या कंसल्टिंग फर्म इसलिए, वो भी तब अगर ट्रांजैक्शन 10% से ज़्यादा है. तो ये वाला जो चार्ट्स है आप साथ साथ में बना लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओनली अगर ट्रांजैक्शन जो है वो 10% से ज़्यादा है, ओनली देन यू कैन सी दिस. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चेक इट आउट एंड यू वुड अंडरस्टैंड. ओके, एंड द थर्ड वन, होल्ड्स टुगेदर with his relatives 2% or more of the voting power. ये तो बहुत easy है. थर्ड, खुद together, again this is none of it, right. 2% तक ठीक है, लेकिन अगर 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर हेल्ड की है तो हम इसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते. अगर 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर हेल्ड की है तो हम इसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते. एंड ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर, कोई भी नाम आप ले लो, ऑफ द NPO, जो 25% से ज़्यादा रिसीट्स इस कंपनी से लेती है या इसके प्रमोटर से लेती है, डायरेक्टर, होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट से लेती है, या जिसका 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर है. सो ये जो पर्सन हो गया या उसका रिलेटिव हो गया, he is a chief executive और डायरेक्टर. किसका? एक ऐसी NPO का that receives 25% से भी ज़्यादा का जो रिसीट्स है वो कंपनी से जाती है. कंपनी उसको पे करती है, NPO ना, तो कंपनी से जाती है, या उसका कंपनी में 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, वोटिंग राइट है या वोटिंग पावर है. इन दैट केस दिस इज़ टू बी observed, right. In that case this is to be observed, chief executive or director by whatever name called, or of any non-profit organization that receives 25% or more of the receipts from the company, or 2% or more of the voting power, 2% or more of the voting power. So this is all the critical things, and the last one is quite easy. वो यही है कि appropriate skills, experience, knowledge उसे होना चाहिए in one or more fields of like finance, law, management, sales, marketing. इनमें से किसी ना किसी एक में proper उसे skills ज़रूर होने चाहिए, appropriate skills, experience and knowledge होना चाहिए, right. किसी एक फील्ड में अप्रोप्रिएट स्किल्स एंड नॉलेज ज़रूर होना चाहिए. अप्रोप्रिएट स्किल्स, राइट. किसी एक या 2 फील्ड्स में उसे प्रॉपर अप्रोप्रिएट नॉलेज या स्किल्स होनी चाहिए. एंड दैट इज़ वेयर वी एंड सेक्शन 149 सबसेक्शन 6. इट्स प्रिटी ईजी और प्रिटी सिंपल, राइट. इसके बाद छोटे मोटे सेक्शंस है जो आपने देखने हैं. उससे पहले 149 सबसेक्शन 6 का जो क्लॉज C है, where we saw this one, clause C is this one, ये वाला remuneration वाला. It is not applicable to government companies. government company पे applicable नहीं होता basically.
गवर्नमेंट कंपनी पे ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती, राइट। गवर्नमेंट कंपनी वैसे भी अपनी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही चलती है, तो क्लॉज सी गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से सुनना। क्या सेक्रेटरी ऑडिटर का जो स्पाउस है या स्टैचुटरी ऑडिटर का जो स्पाउस है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? ये हमने रिश्तेदारों वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ई में, ई के सेकेंड पार्ट में पढ़ा था कि जो रिलेटिव है वो फर्म ऑफ ऑडिटर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। तो जो स्पाउस है वो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, बिकॉज वो एसोसिएटेड है, एक फर्म ऑफ ऑडिटर्स के साथ एसोसिएटेड है, तो वो नहीं बन सकता क्योंकि वो एक रिलेटेड पार्टी है, रिलेटिव है ना भाई, रिलेटेड पार्टी है, तो वो नहीं बन सकता। लेकिन क्या एक फ्रेंड बन सकता है? हाँ, फ्रेंड बन सकता है। स्पाउस नहीं बन सकता अगर वो फर्म के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक रिलेटेड पार्टी है। लेकिन अगर फ्रेंड किसी भी तरीके से कनेक्टेड है तो वो फिर भी बन सकता है, बिकॉज फ्रेंड रिलेटेड पार्टी नहीं होता और लॉ उस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करती, ठीक है। फ्रेंड रिलेटेड पार्टी नहीं है, लॉ से प्रोहिबिट नहीं करती, सो डेफिनेटली दे कैन बी देयर। स्पाउस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नो, फिर वही रिलेटेड पार्टी आ गई, रिलेटेड पार्टी आ गई, राइट। स्पाउस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं, सो टेक्निकली स्पाउसेस नहीं हो सकते लेकिन फ्रेंड्स हो सकते हैं, राइट। अब 149 सबसेक्शन 6 के बाद 149 सबसेक्शन 7 आता है जो बहुत सिंपल है, दैट इज़ डिक्लेरेशन। अब इन सारी चीज़ों की डिक्लेरेशन वो खुद ही देगा। 149 सबसेक्शन 7 ये कहता है डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो खुद ही डिक्लेरेशन देगा कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ। डिक्लेरेशन बाय, ये डिक्लेरेशन 3 टाइम पे देनी होती है। दिस डिक्लेरेशन इज़ टू बी गिवन एट 3 टाइम। ये डिक्लेरेशन 3 टाइम पे देनी होती है। पहली बार इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है उसमें देनी होती है, एंड फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर एनी चेंज। बस ये बात जो है आपने याद रखनी है। ये डिक्लेरेशन वो खुद ही देते हैं कि आई एम इंडिपेंडेंट, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अपनी अपॉइंटमेंट के बाद जो भी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें वो डिक्लेरेशन देंगे, हर साल की पहली बोर्ड मीटिंग में वो डिक्लेरेशन देंगे, और अगर कोई चेंज हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आती है उसमें भी वो डिक्लेरेशन देंगे। ये देखो, ये 3 चीज़ें आ गई। अगर वही हम रेम्यूनरेशन की बात करें तो अगेन रेम्यूनरेशन भी 3 तरीके से आती है जो आपने याद रखनी है, ठीक है। व्हाट इज़ इट? जैसे स्टॉक ऑप्शन हम नहीं देते टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन्हें रेम्यूनरेशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ फीस, ठीक है, अपनी पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें रेम्यूनरेशन मिलती है, कई बार कमीशन भी मिल जाती है, ठीक है। ये रेम्यूनरेशन का जो टॉपिक है इट गोज़ अहेड ऑल्सो, राइट। ये जो रेम्यूनरेशन का टॉपिक है ये रहा, पेमेंट ऑफ सिटिंग फीस या कमीशन, ये रेम्यूनरेशन का टॉपिक है बेसिकली। रेम्यूनरेशन में आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि रेम्यूनरेशन के टॉपिक में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है सिटिंग फीस या कमेटी मीटिंग्स की जो, या बोर्ड मीटिंग की जो भी सिटिंग फीस है वो तो आपने देनी है, जो 1 लाख से ज़्यादा पर मीटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा रीइंबर्समेंट होती है, और तीसरा होता है कमीशन रिलेटेड टू प्रॉफिट्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। स्टॉक ऑप्शन उसे नहीं देना, स्टॉक ऑप्शन आपने उसे नहीं देना। एंड द लास्ट point is remuneration. Section 149(9). रेम्यूनरेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की 3 तरीके से होती है। एक होती है सिटिंग फीस, which is not exceeding 1 lakh per meeting. The second one is reimbursement of expenses, basically out of pocket expenses जो होती हैं, यानी कि ये फीस कमिंग फ्रॉम समवेयर, उसका होटल स्टे, उसका खाना पीना, वो सब कंपनी पे करती है। एंड लास्ट इज प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। बस ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। सिटिंग फीस जो 1 लाख पर मीटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, ठीक है। ये 3 बातें जो हैं रेम्यूनरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। रेम्यूनरेशन में ये 3 बातें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रेम्यूनरेशन के टॉपिक के बाद आता है टर्म। रेम्यूनरेशन के टॉपिक के बाद अगला टॉपिक आता है टर्म या टेन्योर। अगेन इट्स वेरी ईजी।
टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 सबसेक्शन 10। टर्म में कुछ नहीं है, टर्म में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 2 टर्म्स मिलती हैं, ठीक है, बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स मिलती हैं। हर एक टर्म के लिए अप टू 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स होते हैं, मैक्सिमम 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स होते हैं, और मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं, ठीक है। 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है, तो टोटल में 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो सकती है मैक्सिमम, एंड 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद मिलता है उसे 3 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड। इसके बाद 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, जो आपने याद रखना है। और जब मैं बोलती हूँ 5 साल, तो मैक्सिमम 5 साल ही है। मान लो 3 साल के लिए रख दिया तो एक टर्म ख़त्म, अगर 3 साल के लिए रख दिया तो एक टर्म खत्म, अब अगले टर्म के लिए तुम उसको रखोगे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, इससे कम वो रख सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं रख सकते, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। टॉपिक, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो, लिस्टेड कंपनीज़ में 1/3 चाहिए हमें, पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, एटलीस्ट 2 चाहिए हमें। अपॉइंटमेंट ऑफ टर्म अगर देखें तो मैक्सिमम 5 साल है, हमने कर ही लिया। हाँ, रीअपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पे होती है। रीअपॉइंटमेंट है ये हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन पे होती है, नंबर 1, प्लस एनआरसी जो है परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन करती है, उसके बाद ही होती है। एनआरसी परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन करती है, उसके बाद ही होता है कुछ भी अगर होना है, राइट। देन रेम्यूनरेशन हमने डिसाइड अभी पढ़ लिया, ठीक है। रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता, बिकॉज फिक्स टेन्योर के साथ आता है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता, बिकॉज फिक्स टेन्योर के साथ आता है। अगर वैकेंसी हो जाए तो बिल्कुल नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में फिल करनी है, या 3 months ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज़ लेटर। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 months ऑफ द वैकेंसी विच एवर इज़ लेटर। हाँ, साल में एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने ज़रूर मिलना है विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। एटलीस्ट वंस इन्होंने ज़रूर मिलना है, एटलीस्ट वंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने ज़रूर मिलना है विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट। और प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन कमिटीज़ की अगर हम बात करें, ऑडिट कमेटी में हमें कम से कम मिनिमम ऑफ 3 डायरेक्टर्स होते हैं जिनमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होती है, 3 डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें से मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होती है। एनआरसी में 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, अगेन जिसमें से हाफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सीएसआर में 3 और मोर डायरेक्टर्स होते हैं जिनमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कमिटीज़ में भर के है, फॉर अगेन दैट पर्पज़ के अनबायस्ड डिसीजन आ सके, अच्छा डिसीजन आ सके, राइट। ऑडिट कमेटी में जिससे मैक्स मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, इनमें से कहते हैं मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसमें नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में भी 3 या 3 से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इनमें से हाफ इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और सीएसआर में भी 3 से ज़्यादा डायरेक्टर्स होते हैं जिनमें से कम एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये बातें आपने याद रखनी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का बेसिकली रोल क्या है कि वो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस आउट करे, फैसिलिटेट विद स्टैंडिंग एंड काउंटरिंग प्रेशर्स अगर ओनर से आ रहे हैं, यूज़फुल रोल है, कोच की तरह एक्ट करे, मेंटोर की तरह एक्ट करे, साउंडिंग बोर्ड बनाए, ठीक है, ताकि लोग ट्रस्ट कर सके, ताकि अच्छे डिसीजन आ सके, इंडिपेंडेंट जजमेंट लेकर के आए, राइट। तो ये तो बेसिक हो गया, ये बेसिक रोल है। इसके अलावा शेड्यूल 4 जो है वो भी बताता है, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स दिया हुआ है शेड्यूल 4 में। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जैसे एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी और प्रॉपर्टी को अपहेल्ड करे, ऑब्जेक्टिवली मतलब होता है कि बिना जजमेंट के, बिना बायसनेस के फैसले लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बोनाफाइड तरीके से, जेन्युइन तरीके से, गुड इंटेंशन से फुलफ़िल करे, प्रॉपर टाइम दे अपने प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को। हमने उसे एक पपेट की तरह नहीं रखा, उसे कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। कोई भी एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस ना ले, मतलब आउट ऑफ द वे जाके ऐसा कुछ नहीं करें जिससे उसका जजमेंट भी इम्पैक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं करना। अवॉइड अब्यूजिंग हिज पोजीशन, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना अपनी पोजीशन का। कोई भी ऐसा एक्शन नहीं करना जिससे उसकी इंडिपेंडेंस चली जाए। इन्फॉर्म द बोर्ड इमीडिएटली, बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए तो बोर्ड को बता दो। एंड असेस द कंपनी इंश्योरिंग बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, राइट। और ये वो सेपरेट मीटिंग है, सेपरेट मीटिंग में वो सिर्फ ये कहते हैं कि independent directors shall meet at least once
without the presence of नॉन इंडिपेंडेंट, एक कम से कम एक बारी तो उनके बिना मिलना ही चाहिए, ठीक है। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और दूसरे वाले नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसे ध्यान से पढ़ो, समझो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू super soon in class number 4. Till then, complete this topic of independent directors, one of the most important topics of this executive and this chapter, right? So today is Friday, Saturday, Sunday there'll be no class. Now we will meet on Monday, Tuesday, we'll meet on Tuesday, right? So Tuesday तक आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास Saturday है, Sunday है, Monday है। इस टॉपिक को अच्छे से देख लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, and if you have any problem, you can DM me on the Telegram or leave it in the comment section below. I will see to it, right? Thank you very much. I will see you super soon on Tuesday. Bye bye.